Hello students, in continuation with previous lecture, next lecture is proton neutron hypothesis. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी किया था और ये देखा था कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों रिजाइड करते हैं. बट इस हाइपोथेसिस के फेलियर थे जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्पिन एंड ऑल्सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस सक्सेसफुल नहीं था. नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस बताया गया वो था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. 1920 में जब रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस किस तरह से है या एटम की कंस्ट्रक्शन किस तरह से है कि उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है और आसपास बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं. बट बीटा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइपोथेसिस लिया गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों रिजाइड करते हैं. बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज एक्सप्लेन की गई. तो उन्होंने नेक्स्ट जो बताया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस बताया था और रदरफोर्ड ने ये बताया उस समय कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है. और ये न्यूट्रल पार्टिकल क्या है? ये न्यूट्रल पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है कि जो टाइट बाउंडेशन है किसकी? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की. ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है. ये इतने टाइटली बाउंड हैं कि ये सिंगल पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं. तो रदरफोर्ड ने उस समय ये सजेशन दिया इस तरह से कि बीटा डीके अगर हो रहे हैं न्यूक्लियस से, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस में इस तरह से प्रोटॉन प्रेजेंट है जिस तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन किए हैं. किस तरह से एक्सप्लेन किए थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस ने? उसने इस तरह से बताया था कि न्यूक्लियस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट है और जब बीटा डीके होता है और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है. बट रदरफोर्ड ने ये सजेशन दिया था कि न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, वो एक टाइट बाउंडेशन में प्रेजेंट है. मीन्स कि वो प्रोटॉन के साथ टाइटली बाउंड हैं और एक ऐसा पार्टिकल बना रहे हैं जो खुद में न्यूट्रल है. और उन्होंने उस टाइम इस न्यूट्रल पार्टिकल का नेम भी सजेस्ट किया था जिसे आज हम न्यूट्रॉन बोलते हैं. लेकिन जो सजेशन रदरफोर्ड ने 1920 में दिया था इसे सपोर्ट नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने क्वेश्चन अराइज किए और ये कहा कि आज तक कोई भी ऐसा मटेरियल डिटेक्ट नहीं हुआ कि जो नेचुरली न्यूट्रॉन्स को एमिट करता हो, तो कैसे कह सकते हैं कि इस तरह का कोई पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता होगा. और दूसरा कि अगर ऐसा कोई पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है जो टाइटली बाउंड है किसका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से टाइटली बाउंड होके एक ऐसा पार्टिकल बना रहा है, तो हम उस पार्टिकल को डिटेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि आप किसी पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं, जैसे प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन को डिटेक्ट किया गया तो प्रोटॉन पर खुद एक चार्ज था. उसने जब मटेरियल किसी मैटर पे उसको फॉल कराया गया तो उसने उसके साथ इंटरेक्शन की और उसके रिजल्ट से पता लगा कि प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में. बट न्यूट्रॉन तो खुद न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो इन सब बेसिस पे साइंटिस्ट ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया कि इस टाइप का कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा कि न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होगा जिसका मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि आप देखें कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है. तो डोमिनेट वही बात की प्रोटॉन डोमिनेट करता है. तो हम ये कहते हैं कि एक नेट जो हमें पार्टिकल मिलता है वो नेट पार्टिकल का मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है. और क्या कहते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ये न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन है. और इन सभी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया गया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता होगा. बट 1932 में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये था जिसने न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया. तो 1932 में चैडविक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, यस दैट अ न्यूट्रल पार्टिकल इज़ इनसाइड न्यूक्लियस. तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब हीलियम पार्टिकल्स को बेरिलियम या बोरोन पे बम्बार्ड किया गया तब
उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ कार्बन के साथ कुछ न्यूट्रल रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये था कि ये न्यूट्रल रेडिएशंस क्या हैं। उस समय ये माना जा रहा था कि ये न्यूट्रल रेडिएशन गामा रेडिएशंस हैं, कि हमने बीटा डीके के टाइम पे न्यूट्रल रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व किया था कि वहाँ से चार्ज पॉजिटिव निकल रहा है, नेगेटिव निकल रहा है और न्यूट्रल रेडिएशंस भी एमिट हो रही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे बताया कि ये क्या है, ये न्यूट्रल रेडिएशन है। ये न्यूट्रल रेडिएशन कौन सी हो सकती हैं, इतनी हाई एनर्जी रेडिएशंस, ये गामा रेडिएशंस ही हैं। लेकिन कंजर्वेशन लॉज के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल रेडिएशन गामा रेडिएशंस नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि गामा रेडिएशंस क्या है, गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आप स्पेक्ट्रम देखते हैं तो गामा रेडिएशंस फोटॉन्स हैं और फोटॉन्स पे कोई मास नहीं होता। अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम कंजर्वेशन ऑफ मास ही लगाएं तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होता। आप देखें इधर हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल फॉल कराए गए हैं बेरिलियम के ऊपर। तो यहाँ से एटॉमिक मास देखें तो ये 13 है लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर 12 है। अगर यहाँ गामा रेडिएशंस होती जिन पर मास 0 है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं हो रहा था। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुई कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल कौन से हैं। सो नेक्स्ट इन 1932 चैडविक ने फर्स्ट टाइम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया और ये बताया कि ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और गामा रेडिएशंस नहीं है, रादर कि ये क्या है, ये वही ये क्या है, ये मटेरियल पार्टिकल हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है। और उन्होंने इसे उसी तरह से डिस्कस किया जैसा कि रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। उन्होंने क्या बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक टाइट कॉम्बिनेशन है जो एक पार्टिकल बनाते हैं, नेट न्यूट्रल पार्टिकल। तो उन्होंने उसके बेस पर इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया और बताया कि ये करेक्ट है कि न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है कि जिसका मास क्या है, 1 यूनिट मास है। तो अगर उस 1 यूनिट मास के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जाए तो क्या था कि जब बेरिलियम पर अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड कराए जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या मिल रहा है, कार्बन, और कार्बन के साथ जो अननोन पार्टिकल निकल रहा है वो अननोन पार्टिकल्स क्या हैं, वो न्यूट्रॉन्स हैं जिन पर 1 यूनिट मास है। और इस तरह से कंजर्वेशन लॉ भी ओबे हुए और उन्होंने एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी की इन 1932 और ये बताया कि न्यूक्लियस में ये एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो न्यूट्रल पार्टिकल है और टाइट कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। बट इससे नेक्स्ट इन 1934 ये एक्सप्लेन किया गया कि ये करेक्ट है कि न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो न्यूट्रल पार्टिकल टाइट कॉम्बिनेशन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसी तरह न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। और लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ कि न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में जो अब आप आगे पढ़ेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, तो उसमें क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इन फर्दर ये पता लगा कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं ये फर्दर क्वार्क्स से मिलकर बने हैं जो खुद हाफ इंटीग्रल चार्ज पार्टिकल हैं। और उन्होंने बताया न्यूट्रॉन खुद एक फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बट इन फर्दर ये पता लगा कि ये पार्टिकल्स भी क्वार्क्स से मिलकर बने हैं और इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। So after discovery of neutrons, next उन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को कैसे एक्सप्लेन किया और कैसे उन्होंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस से जो फेलियर थे उन्हें कैसे एक्सप्लेन किया। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑन न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास क्लोज है 1 यूनिट के और ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन के मास के इक्वल है। प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड न्यूट्रॉन का मास जो अब डिटेक्ट हो चुका है उसका -27 kg। और जब आप इन्हें एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की जो आप न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में भी स्टडी करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में इन्हें 1 यूनिट मास के इक्विवेलेंट कहा गया। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया एटम के स्ट्रक्चर को। उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस में
न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, रादर एक न्यूट्रल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। और उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से है कि उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो कि अगर हम ये देखें कि कोई एटम है, जिस एटम के न्यूक्लियर कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस पे ए उसका एटॉमिक मास है या उसका न्यूक्लियर मास है, तो ए मास और उस पर जेड न्यूक्लियर चार्ज है, तो उसमें ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि उन्होंने आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने कि प्रोटॉन तो सिंगल, जिसे जो क्या है हाइड्रोजन का क्या है न्यूक्लियस है, जिसे बाद में प्रोटॉन का भी नाम दिया गया था। तो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन क्या है, ड्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास था वो 2 था। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में इस 2 को कैसे एक्सप्लेन किया गया था कि ड्यूट्रॉन में 2 प्रोटॉन है और उसके साथ उसके चार्ज को 1 करने के लिए उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी है। बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया कि एटॉमिक मास 2 यूनिट कैसे है कि इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह नेक्स्ट आइसोटोप को कैसे एक्सप्लेन किया, विच इज़ ट्रिटियम। आप इसे न्यूक्लियर जब आप आके पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न तो उसमें भी देखेंगे ये कि ट्रिटियम क्या है। ट्रिटियम इज़ 3H1 मीन्स 3 उसका एटॉमिक मास है और 1 उस पर चार्ज है न्यूक्लियस पे। 3 मास के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या है कि एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह उन्होंने हीलियम के आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किया। हीलियम का आइसोटोप फर्स्ट 3 हीलियम 2 मीन्स उसमें 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट उन्होंने किसको एक्सप्लेन किया, हीलियम 4 2 को ये क्या है हीलियम, दिस इज़ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जिसे अल्फ़ा पार्टिकल भी बोलते हैं। मींस कि अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो क्या बनेगा, हीलियम 2+। सो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम 2+। तो न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो उन्होंने इस बेसिस पर एटम को या एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। और ये न्यूट्रॉन क्या है, ये वो न्यूट्रॉन है जो टाइट बाउंडेशन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। मींस उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस में, वो टाइट बाउंडेशन में प्रेजेंट है। बट इसको भी बाद में डिनाई किया गया था और ये बताया गया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क से मिलकर बने हैं। सो न्यूट्रॉन के डिस्कवरी होने से न्यूक्लियस की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने वो उन सभी फेलियर्स को एक्सप्लेन किया उन सभी को एक्सप्लेन किया जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस नहीं कर पाया था। फर्स्ट क्या था, न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था और ये हमने किसका एग्जांपल लिया था, ड्यूट्रॉन का एग्जांपल लिया था 1 2 का। और उसमें ये बताया गया था कि उसमें प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इन पर क्या है, ये फर्मियोन्स हैं और फर्मियोन्स की जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीग्रल होती है। मीन्स या तो वो क्लॉकवाइज घूमेंगे या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग उनकी स्पिन या तो +½ हो सकती है या फिर -½ हो सकती है। किसकी, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन की। तो आपने क्या करना है, आपने एक नेट न्यूक्लियस का क्या निकालना है, न्यूक्लियर स्पिन निकालनी है। तो नेट न्यूक्लियर स्पिन जब लास्ट लेक्चर में निकाली गई थी तो वो कैसे निकाली गई थी कि आपको बताया था नेट न्यूक्लियर स्पिन अगर आप एक्सप्लेन करें तो वो किससे, S से की गई थी। न्यूक्लियर स्पिन को यहाँ कैपिटल I से एक्सप्लेन करते हैं और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, -I2 + I। ये न्यूक्लियर स्पिन क्या है, न्यूक्लियर स्पिन ये प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास कितनी स्पिन हो सकती है। आपको ये बताया था कि ये स्पिन अगर यहाँ से देखें तो ये 3 फर्मियोन्स हैं, तो ये कहाँ से होगी, -3/2 टू +3/2 वेरी करेगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 3 ये इस तरह से अगर प्रेजेंट हैं तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, +1/2 या -1/2। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि या तो ये +1/2 होगी, ये +1/2 होगी, ये भी +1/2 होगी, या फिर ये +1/2 है, ये +1/2 है और ये -1/2 है, या फिर ये +1/2 है, ये -1/2 है और ये +1/2 है। आप ये सब जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं।
आप ये देखना कि जब आप नेट कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये +3/2 होंगी, या फिर ये +1/2 होंगी, या फिर ये -1/2 होंगी, या फिर ये -3/2 होंगी, जिसे यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेट न्यूक्लियर स्पिन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है, -3/2 टू +3/2 विद डिफरेंस ऑफ 1। तो इट मीन्स क्या हो सकती है, -3/2 वैल्यू हो सकती है, -1/2 हो सकती है, +1/2 हो सकती है और +3/2 हो सकती है। न्यूक्लियस की स्पिन, किसकी न्यूक्लियस की स्पिन, ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस की स्पिन। बट एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व हुआ था कि इसकी न्यूक्लियस की स्पिन हाफ इंटीग्रल नहीं है, इसकी स्पिन इंटीग्रल वैल्यू है, और ये चीज़ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन नहीं की। अब अगर इसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखें तो अब ड्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से है कि उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो उनकी स्पिन क्या हो सकती है कि उनकी स्पिन, ये हाफ इंटीग्रल पार्टिकल है तो हाफ इंटीग्रल पार्टिकल के अकॉर्डिंग ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन तो या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी। तो अगर देखें तो क्या होगी, या तो दोनों +1/2 हो, या दोनों एक -1 हो और एक प्लस और ये माइनस, और या फिर दोनों ही माइनस। तो इन प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग स्पिन क्या हो सकती है, या तो +1 या फिर 0 या फिर -1। इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटीज़ क्या निकली, +1, 0 या -1 की, जो आपको बताया गया कि -I2 + I विद द डिफरेंस ऑफ 1। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि जो ड्यूट्रॉन की स्पिन है वो क्या है, +1, और इस हाइपोथेसिस ने भी उसको एक्सप्लेन किया। तो ये डिस्क्रिपेंसीज दूर हो गई कि आप न्यूक्लियर स्पिन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट जो फेलियर था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस का, वो फेलियर क्या था, कन्फाइनमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर डायमेंशन, कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियर डायमेंशन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ने न्यूट्रॉन की कन्फाइनमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रिजाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स बीटा डीके से एमिट हो रहे थे उनकी एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी न्यूक्लियस में इवेलुएट की गई थी उनमें बहुत डिफरेंस था। कि देखें तो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए थी कि 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट जो बीटा डीके के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे उनकी एनर्जी 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन्होंने इसी बेसिस पर न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को भी बताया, जिसे आप वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन कैसे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर सकता है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, दैट अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो उन्होंने इसके बेसिस पे इसे एक्सप्लेन किया और ये बताया कि आप यहाँ से मोमेंटम निकाल सकते हैं, किसका, न्यूट्रॉन का। मोमेंटम कैसे निकालेंगे कि क्या होगा, H/डेल्टा H। यहाँ पे पोजीशन क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियर का साइज़, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसी डायमेंशन में प्रेजेंट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस किया था तो हमने इस तरह से बताया था कि मोमेंटम क्या होगा, H/लैम्डा। लैम्डा क्या था, मटेरियल पार्टिकल है, तो आपने इसको H/mv लिया था। तो आप वहीं से सेम आप इस तरीके से भी इसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में भी अनसर्टेनिटी से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर न्यूक्लियस की डायमेंशन सब्स्टिट्यूट की जाए, यहाँ पर क्या पुट करें हम, प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पर न्यूक्लियस की डायमेंशन ली जाए सपोज -14, तो आप यहाँ से इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। इस मोमेंटम के बाद इवेलुएट करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। ये एनर्जी क्या है, p² c² + m0² c4 √ तो यहाँ पर मोमेंट p क्या है, मोमेंटम, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, m0 इज़ रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस किया था तो शायद वहाँ पर ये लिखा गया कि m0² v4, तो आप वहाँ ये चीज़ करेक्ट कर लें कि वहाँ v नहीं c है। अब यहाँ c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और m0 क्या है,
रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल जिसके लिए आप एनर्जी निकाल रहे हो। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन का किया था, इलेक्ट्रॉन के केस में एम नॉट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कम था कि हमने इस टर्म को इग्नोर कर दिया था और एनर्जी को इक्वल टू पी सी लिखा था। बट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन के टर्म में हम इस टर्म न्यूट्रॉन के केस में हम इस टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, c की m नॉट स्क्वायर c4 की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई थी, दिस इज इक्वल टू 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आई थी। और जब ये न्यूट्रॉन के केस में इवेलुएट किया गया तो उसके केस में ये एनर्जी जब इवेलुएट की गई तो ये कितनी थी, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल थी, जिसने इसको सपोर्ट किया कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं तो न्यूक्लियस की नेट न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा था। तो नेट न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो भी ज़्यादा आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। तो मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं कंसीडर करें और ये कहें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट को भी एक्सप्लेन किया गया कि क्यों नेट न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत कम आ रहा है। इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को कंसीडर करते हैं तो ये डिस्क्रिपेंसी भी रिमूव हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड भी प्रेजेंट हैं और आउटसाइड भी प्रेजेंट हैं। अब हम कैसे एक्सप्लेन करें कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। ये था कंप्लीट प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करने से ये सभी फेलियर तो एक्सप्लेन हो गए, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि फिर अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट है तो बीटा डीके कैसे हो रहा है। तो उन्होंने इसको रेडियो एक्टिविटी से जो एमिट हुए थे उनसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये देखा कि जब बीटा डीके, ड्यूरिंग बीटा डीके जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसका चार्ज 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, जबकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो उन्होंने इस बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस में किसी न्यूक्लियस से जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एट दैट टाइम एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन और एक फर्दर पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो लेकर निकलता है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एमिट कर देते हैं, जिसके कारण हम देखें कि जब बीटा डीके होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है तो न्यूक्लियर पर एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, कि जैसे बताया गया व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल इट्स चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। अगर न्यूक्लियस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मीन्स उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो उन्होंने इसे न्यूट्रॉन की डिके रिएक्शन से एक्सप्लेन किया। दीज आर द डिके रिएक्शंस फॉर न्यूट्रॉन एंड दिस इज डिके रिएक्शन फॉर प्रोटॉन। और उन्होंने इसे इस तरह से बताया कि अनस्टेबल न्यूक्लियस में न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए न्यूट्रॉन इसमें डिके हो जाता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बताता है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसे बताया था तो ये पार्टिकल डिटेक्ट नहीं हुआ था, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, दिस इज अ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ये इसका एंटी पार्टिकल है। और इस पार्टिकल की डिस्कवरी के बारे में आप नेक्स्ट यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे कि जब न्यूट्रॉन इसमें डिके हुआ तो ये पार्टिकल की एक्सप्लेनेशन उन्होंने कैसे दी। तो इसमें क्या था कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स बीटा डीके के टाइम पे कैसे एमिट हो रहे हैं, कि न्यूट्रॉन किस में डीके हो रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर रिजाइड नहीं कर सकता और बाहर निकलता है, तो आप उसे किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, ये इसे बीटा रेडिएशंस में डिटेक्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं। फर्दर न्यूक्लियस से उन्होंने प्रोटॉन के डीके को भी एक्सप्लेन किया। प्रोटॉन क्या होता है कि जब प्रोटॉन डीके करते हैं तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स में, और अपने साथ एक और पार्टिकल जो के साथ इन डीके होते हैं वो पार्टिकल क्या है, दिस इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस बेसिस पर उन्होंने बीटा
बीटा एमिशन को एक्सप्लेन किया एंड दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस और दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर कंपोजिशन. थैंक यू स्टूडेंट्स.